एमपीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग की जो मेंटरशिप क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। जैसे क्या लिखना है, कितना लिखना है, हमने इस पर भी बात की कि कैसे लिखना है। जो हमने बात की अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि अच्छा उत्तर लिखने के लिए जैसे ही आपको कोई प्रश्न मिलता है हड़बड़ी ना मचाएं। पहले उस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ें और हमसे क्या पूछा जा रहा है वो तलाशने की कोशिश करें। कोशिश ये करना कि पहले हिंदी फिर इंग्लिश और वापस से उस प्रश्न को हिंदी में पढ़ा जाए। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमसे पूछा क्या गया है और ये कैसे पढ़ना है प्रश्न को अच्छे से, ये मैंने आपको सिखा दिया है। जब आप प्रश्न अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर जो भी कंटेंट तुम्हारे दिमाग में होता है उसको सीक्वेंस में लगाना। सीक्वेंस में कैसे लगाते हैं याद करो। मैंने कहा था कि आप कीवर्ड्स के नोट्स बनाएं। जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके कीवर्ड्स बना लीजिए, सिनॉप्सिस बना लीजिए। क्योंकि अगर शब्द हैं आपके पास तो आप भाषा बना सकते हो, और अगर भाषा बना सकते हो तो अच्छा आंसर भी लिख सकते हो। जिसके पास जितने अच्छे शब्द होंगे वो उतनी अच्छी भाषा बना पाएगा और उतनी सीक्वेंस की भाषा बना पाएगा। मैंने इन दोनों पर बहुत अच्छे से बात कर ली थी। अब आज मुद्दा जो है वो है मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो आप लिखने वाले हो वो किस रूप में लिखना चाहिए। जिस प्रकार से मार्केट में कहावतें चलती हैं कि पॉइंट फॉर्म में लिखें, टेबुलेशन फॉर्म में लिखें, पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, मैं इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो पिछला लेक्चर पहले देख लीजिए, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आइए, किसी भी प्रश्न के उत्तर का मैकेनिज्म किस रूप में होना चाहिए। यहाँ मैकेनिज्म का मतलब है, मैं कहना चाह रहा हूँ ढांचा। एक तो तरीका ये है कि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ पैराग्राफ फॉर्म में कहने का क्या मतलब है, इस प्रकार से आपको अगर कोई कॉपी मिलती है, सपोज कीजिए ऐसे कॉपी दी गई है और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जीएसटी क्या है। अब इसको आप पैराग्राफ फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लाइनें हम जो लिखते हैं, इन लाइनों में लिखा गया भाषा को हम पैराग्राफ कहते हैं। तो पैराग्राफ में तब आप लिख सकते हैं जब आपको फैकोलॉजी करनी है। फैकोलॉजी का क्या मतलब हुआ, फैकोलॉजी का मतलब है कि जो आप पढ़कर गए हो उसमें आपको फैक्ट अच्छे से याद नहीं आ रहे हैं या आप कुछ गोल मटोल बातें उसमें लिखना चाहते हैं। कोई भी प्रश्न आपको मिले और अगर आप वो पैराग्राफ में लिखने के इंटरेस्टेड हैं तो वो तभी लिखना जब आपको उसमें फैकोलॉजी करनी हो, उसका स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा हो आपको। मैं तब सलाह दूंगा कि आप उसको पैराग्राफ में लिखिए। या फिर कोई ऐसा प्रश्न जिसमें समीक्षा पूछी गई हो या आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा गया हो तब हम उसको पैराग्राफ में लिखेंगे, जैसा कि मैंने प्रश्न पत्रों की क्लास में आपको समझाया था। अभी फिलहाल दिमाग में रखिए, पैराग्राफ में बहुत कम हम उत्तर लिखेंगे, वो तब लिखेंगे जब हमको फैकोलॉजी करनी हो। अब आते हैं टेबल में। सर टेबल बना के उत्तर कब लिखा जाए, जब हमसे कोई उत्तर में अंतर पूछा जाए, जैसे जीपीएस और जीआईएस में क्या अंतर है। तो जब हमसे अंतर पूछा जाएगा तब हम टेबल लगा के प्रश्न का उत्तर देंगे। हमसे गुण और दोष पूछे जाएंगे तब हम टेबल बनाकर उत्तर देंगे। जैसे सतपुड़ा और विंध्याचल में अंतर लिखिए, टेबल बनाकर उत्तर देंगे। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर लिखिए, टेबल बनाकर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो हर बार किसी प्रश्न को टेबल में उत्तर देना है या नहीं देना है वो उस प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करेगा। फिर तीसरा तरीका है डायग्राम बनाकर। डायग्राम आप तब बनाना जब विषय की मांग हो, खासकर भूगोल विषय में डायग्राम बनाए जा सकते हैं। अन्य विषय में आपको चार्ट बनाना होगा। चार्ट जो है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जनसंख्या का आप कोई प्रश्न लिख रहे हैं तो जनसंख्या की अगर आप वृद्धि बताना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से अगर आप चार्ट्स बनाकर उनको दिखा सकते हो कि किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हुई है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपका उत्तर अच्छा माना जाएगा। तो डायग्राम और चार्ट्स का प्रयोग प्रश्न के अकॉर्डिंग ही होगा, वो आपको मैं सिखाऊंगा। और जो सिनॉप्सिस प्रकार से बनाकर लिखते हैं, सिनॉप्सिस का मतलब है किसी प्रश्न को बहुत शॉर्ट में लिख देना। ये तब आप यूज करिएगा जब आपके पास समय कम बचे। होता क्या है, जब आप मेंस लिखने के लिए बैठते हैं तो कभी कभी आपके पास समय बहुत कम रह जाता है और पेपर छूटने के चांसेस होते हैं। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका बिल्कुल टू द पॉइंट, जो कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम हॉल में आप लेके गए हो सिनॉप्सिस के, जो आपने नोट्स बनाए घर में, वही छाप के चले आना। कुछ नहीं से कुछ तो उपयोग होगा। तो अलग अलग मैकेनिज्म अलग अलग समय पर प्रयोग किए जाने चाहिए। मैं सलाह ये दूंगा एमपीपीएससी के लिए
मैक्सिमम जो 2 मार्कर्स हैं या 7 मार्कर्स हैं उनको आप की पॉइंट में रखिए। मैं ये कह रहा हूँ मैक्सिमम, हर बार की पॉइंट में रखा जाए ये जरूरी नहीं है। तो कौन सा मैकेनिज्म कब प्रयोग करना है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे सिनॉप्सिस इमरजेंसी में प्रयोग करना है, डायग्राम क्वेश्चन की डिमांड से प्रयोग करना है, टेबल अंतर या गुणदोष में प्रयोग करना है, पैराग्राफ फैकोलॉजी के समय प्रयोग करना है, और की पॉइंट्स मैक्सिमम समय में प्रयोग करना है। अब की पॉइंट्स कैसे लिखे जाएंगे उसका भी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 2 मार्कर्स जब भी आते हैं उनको मैक्सिमम हम की पॉइंट्स में लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप समझिए कि 2 मार्कर्स के डायमेंशन या आयाम क्या हो सकते हैं। एक तो किसी भी विषय को उठाकर देख लो, या तो आपसे स्थान से संबंधित कोई 2 मार्कर्स पूछेगा, जैसे कि ग्लोबल स्किल पार्क एक स्थान है, या किसी व्यक्ति से संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा जैसे कि मामा तांत्या भील, या किसी पदार्थ से संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा जैसे कि लिथियम, या किसी घटना को लेकर कोई प्रश्न पूछेगा जैसे कि ताऊ ते चक्रवात। ऐसा नहीं कि केवल मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी विषय को उठा लीजिए, एथिक्स को उठाएंगे तो उसमें विचार या कथन और शामिल कर लीजिए। इसके अलावा 2 मार्कर्स में कोई डायमेंशन नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि 2 मार्कर्स में जो डायमेंशन होते हैं, व्यक्ति के लिए अलग फॉर्मेट होता है, घटना लिखने का अलग फॉर्मेट होता है, वस्तु लिखने का अलग फॉर्मेट होता है, और स्थान लिखने का अलग फॉर्मेट होता है, तो तुम्हारा 2 मार्कर्स कभी गलत नहीं होगा। लेकिन जब यही की पॉइंट में लिखते समय 7 मार्कर्स या 10 मार्कर्स का प्रयोग करते हैं तो विशेष शब्दों का ध्यान रखना। यदि प्रश्न में विशेषताएं पूछी जाएं तुरंत उनको पॉइंट फॉर्म में लिख के आओ, समस्याएं पूछी जाएं तुरंत उनको पॉइंट फॉर्म में लिख के आओ, महत्व, प्रभाव इत्यादि टाइप के प्रश्न आए आंख बंद करके पॉइंट फॉर्म में लिख के आओ। सर अगर टिप्पणी आए तो मैंने कहा ना कि प्रश्न पुछल्लों को समझना, अगर जिसको आ गया वो समझ जाएगा कि आंसर राइटिंग अच्छी कैसे होती है। क्या सभी टिप्पणियां पॉइंट फॉर्म में लिखी जा सकती हैं या कोई भी टिप्पणी पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। इसीलिए आंसर राइटिंग की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। मैं उस पर अगले लेक्चर में बात करूंगा। फिलहाल मोटी मोटी बात इतनी समझ में आई कि 2 मार्कर्स मैक्सिमम हम पॉइंट फॉर्म में लिख के आएंगे, लेकिन हमें पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा वाला डायाम बोल रहा हूं मैं हर बार, आयाम या डायमेंशन प्रयोग किया गया है। उदाहरण के तौर पर सोचिएगा, अगर किसी स्थान का या स्थान से संबंधित 2 मार्कर्स पूछ ले तो उसमें ये 3 पॉइंट हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर स्थान दिया गया है तो सबसे पहले कोशिश करो कि अवस्थिति लिखना है उसमें। दूसरा, जिस स्थान को पूछा गया उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी। और तीसरा, दुनिया में इतने सारे स्थान हैं, यही हमसे क्यों पूछा गया, इसका मतलब यह है अन्य स्थानों की अपेक्षा ज्यादा चर्चा में है और हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। तो जैसे तुमको कोई स्थान के बारे में पूछ दे, तुमने ये समझ जाना कि हमसे वो इन मुद्दों पर बात करना चाहता है। चलो एक ट्राई करके देखते हैं। हमने स्थान के लिए कौन सा उदाहरण लिया था, ग्लोबल स्किल पार्क। मान लो कि यहाँ पे हमने प्रश्न लिख दिया है ग्लोबल स्किल पार्क और 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, लेकिन पोस्ट 1 है। इन 3 में से कोई एक एसडीएम बनेगा। अब तुमने मुझसे सीख लिया सब लोगों ने कि एक काम करो, ये 3 पॉइंट हमको लिखना है, लेकिन लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पैराग्राफ में, टेबल फॉर्म में, डायग्राम में, सिनॉप्सिस में, की पॉइंट में। मान लो कि कोई पढ़कर गया और उसने इस प्रश्न को ऐसे लिखा, पहला, भोपाल में स्थित कॉमा इंक्यूबेशन सेंटर है, नया नाम संत शिरोमणि। ये है पैराग्राफ वाला पॉइंट। स्टूडेंट 1 ने इस प्रश्न को लिखा, लेकिन क्या केवल यही एक स्टूडेंट है जो मेंस लिख के आया है? और भी तो कई बच्चे होंगे। लेकिन इस बच्चे ने अपने प्रश्न को लिखकर खुद ही मूल्यांकन कर लिया कि जो मुझसे पूछा गया था, जो सर ने सिखाया था, वो मैंने आंसर में लिख दिया, और उसने पैराग्राफ का प्रयोग किया। देखो, जो मैंने आपको बताया था आंसर में है या नहीं। सबसे पहले अवस्थिति बताओ, भोपाल में है। विशेषता क्या है? इंक्यूबेशन सेंटर है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में नया नाम संत शिरोमणि रखा गया। क्या बुरा किया मुझे बताओ? लेकिन और दूसरों के भी तो उत्तर देखने। ऐसा तो है कि इसी का चेक किया और पोस्ट बांट दी।
जो प्रोफेसर है वो तो तुलना करेगा ना। प्रोफेसर ये थोड़ा ना कह रहा है कि ये गलत लिखा हुआ है, ना वो ये कह रहा है कि यहाँ जानकारी अधूरी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब स्टूडेंट नंबर जो दूसरा था वो इस प्रकार से लिखता है, वो लिख रहा है ग्लोबल स्किल पार्क। वो ग्लोबल स्किल पार्क में ऐसे लिख रहा है वो, पहला पॉइंट भोपाल, दूसरा पॉइंट स्किल सेंटर, और तीसरा पॉइंट संत शिरोमणि रविदास। देखो इस वाले डायग्राम को, अवस्थिति भोपाल में, विशेषता स्किल सेंटर, चर्चा में क्यों संत शिरोमणि रविदास हाल में नाम रखा गया। अब इस बच्चे ने कहा कि मैं भी बहुत अच्छा लिख के आया हूं, पर अभी तो कॉपी और दूसरे लोगों की चेक होनी है। जो तीसरा स्टूडेंट था उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया, और उसने दिमाग का प्रयोग करते हुए यहाँ पे इस प्रकार से एमपी का मैप बनाया, और एमपी का मैप बनाने के बाद उसने यहाँ पर ऐसा गोला किया और यहाँ लिख दिया भोपाल। जैसे उसने यहाँ भोपाल लिखा तो ये शब्द जो है वो यहाँ फिट हो गया। भोपाल लिखने के बाद सबसे पहले इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर ब्रैकेट में वर्ष लिख दो। फिर दूसरा पॉइंट युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, विशेषता है ये। और फिर तीसरा पॉइंट संत शिरोमणि रविदास। अब आप देखो एक ही प्रश्न को 3 अलग अलग बच्चों ने सेम कंटेंट के साथ फिलअप किया, तो मुझे किसे चयन करना चाहिए? अगर मैं कॉपी चेक करने वाला होता तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसने भी अच्छे नंबर लिखा है, इसने भी लिखा है अच्छा, इसने भी अच्छा लिखा है, पर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। मेरे सिलेक्शन का आधार ये नहीं कि दोनों गलत लिख रहे हैं, दोनों बच्चे अच्छे हैं, पर मुझे बच्चा चाहिए जो क्रिएटिव हो। इन दोनों की अपेक्षा ये वाला बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव है, यह सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल रहा है। वहाँ एसडीएम और डीएसपी कोई पहले से सिचुएशन तो दी नहीं जाएगी, तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डालना है। तुम्हारा दिमाग एग्जाम हॉल में कितना चल रहा है, इसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा। ऑफलाइन किसी भी कोचिंग में टेस्ट सीरीज लगा लो, और प्रैक्टिस इस बात की करो कि जब भी अच्छी आंसर राइटिंग करने के लिए जाओ तो सबसे पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ो और उसकी डिमांड देखो। जब प्रश्न को बार बार पढ़ते हो तो सीक्वेंस अपने आप याद आ जाता है कि हमें इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, क्योंकि हमको कीवर्ड्स याद आ रहे होते हैं। फिर इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसके लिए मैकेनिज्म को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब अगर मैंने कहा है कि भूगोल में डायग्राम का प्रयोग हो सकता है, देखो मैंने 2 मार्कर्स में भी डायग्राम का प्रयोग कर दिया है, तो डायग्राम स्थिति के अनुसार प्रयोग होंगे ना। तो जब भी तुमको स्थान से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो ऐसे हैंडल करने का प्रयास करो। अच्छा मान लो कि कोई प्रश्न व्यक्ति से संबंधित आ जाए, जैसे मामा तांत्या भील, एक बार आया था रूसी मोदी, कालिदास आ जाए, आदि शंकराचार्य आ जाए, जो भी मूर्तियां वर्तमान में बन रही हैं वो चर्चा में हो सकती हैं, या जिनकी जयंतियां मनाई जा रही हैं वो चर्चा में हो सकती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का या व्यक्तित्व का उत्तर लिखने का अच्छा तरीका ये है कि उनका जन्म स्थान और वर्ष लिख दो पहले, फिर उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। भाई उनको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आम इंसान नहीं कर सकता, इसलिए वो कुछ गिने चुने लोगों में शामिल हैं और उनको हमें पढ़ना पड़ रहा है। उनकी उपलब्धियां लिख दो, रचनाएं हों या कोई काम हो या कोई युद्ध हो या कोई संधि हो। फिर चर्चा में क्यों है, स्वाभाविक है, या तो मूर्ति बनी होगी या कोई जयंती होगी या कोई योजना चलाई गई होगी या कोई सिक्का चलाया गया होगा उनके नाम से। ये तुमको न्यूज़पेपर में पढ़ के समझ में आएगा। न्यूज़पेपर को पढ़ के अपने आप को अपडेट करो, उसके लिए सिलेबस की समझ होनी चाहिए, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें याद होने चाहिए। न्यूज़पेपर कोई भी अच्छा बच्चा जिसे सिलेबस की समझ है, जो एमपीपीएससी के लिए गंभीर है, वो 10 मिनट में पेपर को पढ़ के फेंक देगा। और जो लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं न्यूज़पेपर के नाम से, वो क्रिकेट में स्कोर कितना हुआ, किसको क्या मिल रहा है, कहाँ कौन किसके साथ भाग गया, किसने किसके साथ फांसी लगा ली,
कौन की रैली कहाँ हो रही है, हमारे कोई काम का नहीं है। आप ये देखो कि आपके सिलेबस में अगर वो टर्म है जो आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में तो यूज करो। चक्रवात सिलेबस में है, देख लो चक्रवात कहाँ आया, उसका नाम क्या था। ऐसे ही व्यक्तित्व जो सिलेबस में है उनकी कहाँ मूर्ति बनी है, कहाँ सिक्का लिखा गया, कहाँ नोट में उनका जो भी उनके काम किए जा रहे हैं, कहने का ये अर्थ है। अगर किसी पदार्थ को लेकर मान लो लिथियम लिखने के लिए आ गया तो सबसे पहले उस पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, दूसरा वो पदार्थ की विशेषता क्या है, और तीसरा वो पदार्थ मिलता कहाँ है। पदार्थ वाले प्रश्न को ऐसे हैंडल करना है कि उसमें ये आपको 3 टर्म आने चाहिए। अगर घटना के लिए आ जाए जैसे कि चक्रवात ताउते, तो पहले बताओ प्रकृति क्या है उस घटना की, जलवायु घटना है, कारण क्या है, किसी इस कारण से आ गया, और इसका प्रभाव क्या है, फलाने राज्य को प्रभावित कर दिया। तो आप देखो क्या 2 मार्कर्स में इनके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये वाला जब आएगा स्थान वाला तो इसका बिल्कुल अलग मैंने डायमेंशन खींचा है। व्यक्ति के लिए आएगा तो बिल्कुल अलग मैंने डायमेंशन खींचा है। इसके लिए आएगा तो बिल्कुल अलग मैंने डायमेंशन खींचा है। थोड़ा बहुत समझा पाया हूं आपको कि नहीं समझा पाया। तो एक अच्छा उत्तर ऐसे लिखा जा सकता है। अब आते हैं प्रश्न पुछल्लों की तरफ। प्रश्न पुछल्ले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम बात करते हैं। आइए